चलिए, तो अभी हम लोग 51 से प्रश्न हो गया। चल 51 से करेंगे। 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। मतलब बेगार के लिए निषेध कहाँ पर किया गया है? समता के अधिकार में किया गया है, या स्वतंत्रता का अधिकार के लिए किया गया है, या स्वतंत्र। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है। सबसे पहले बात याद रखने वाली बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। पहला बात ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। उसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, ये भी याद करने की जरूरत है। अगर मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा जाए तो 7 है। ये याद करने और लिखने वाली बात है, हमेशा याद रहना चाहिए। जिनको कन्फ्यूजन अगर बन रहा है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमको ये बात ध्यान हमेशा रखना है। लेकिन हमको सबसे पहले बात है कि यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया। यहाँ बोला गया है कि मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध कहाँ किया गया है। तो बेगार का निषेध जो है ना स्वतंत्रता के अधिकारों में किया गया है। मतलब हमारे 6 अधिकार है ना, उनमें बेगार की बात स्वतंत्रता के अधिकारों में किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इसमें जो है स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये स्वतंत्रता नहीं, शोषण में होना चाहिए, ठीक है। शोषण का जो अधिकार है, शोषण के अधिकार है उसमें 24 और 23 अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद में यहाँ पे कहा गया है कि भाई बेगारी नहीं करवाना है। और यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का जो है ना व्यापार नहीं करना है। याद रखिएगा, व्यापार कहेगा तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23, और अगर बेगार कहेगा तो अनुच्छेद 24। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे 18 साल से अगर कम है तो उनको जो है काम नहीं करवाना। इस बात को ध्यान, वयस्क होने पर ही काम करवाने की बात कही गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेगार के लिए और ये व्यापार के लिए। मनुष्य का व्यापार नहीं हो सकता और उसका बेगारी नहीं कराया, मतलब बिना पैसा का आपको काम नहीं करवाना है, ये चीज़ कहा गया है। हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, बी नहीं, ठीक है। ये सॉरी, इसको माफ कीजिएगा, ये गलती से बोला गया था, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं, 52 को। 52 में देखिए, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। मतलब मौलिक अधिकार में कौन बदलाव ला सकता है, ये हमसे पूछा। संशोधन करने का मतलब बदलाव ला सकता है। तो लोकसभा नहीं ला सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं ला सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं ला सकते। संसद ला सकते हैं, ठीक है। बदलाव का मतलब है थोड़ा सा, मतलब फंडामेंटल मूल चीज़ को बदलना नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे संपत्ति के अधिकार को लीगल बना दिए तो थोड़ा सा चेंजिंग किए कि नहीं किए। तो इस तरह से संसद का काम है। इस बात को संसद बोले तो संसद में 3 अंग याद रख लीजिएगा। एक है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 3 अंग है संसद के। या पूछा जा सकता है कि कौन है कौन नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन में डाले जा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब हम 53 में बात करते हैं। 53 के क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 53 देखिए क्या कह रहा है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। मतलब वो न्याय, उसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि मौलिक अधिकार संविधान के 3 भाग 3 में और राज्य के नीति निर्देशक 4 में, भाग 4 में है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाग 4 बोले तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार बोले तो भाग 3। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये बात सुनते सुनते ही याद हो जाए, और नहीं तो आप नोट करेंगे तो जल्दी याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम बोले कि कन्फ्यूज नहीं होना है तो आप नोट करिए ताकि वो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि लोगों का हथियार है मौलिक अधिकार, तो वही सरकार का हथियार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके मुद्दे जो भी बताए गए हैं, जैसे लोग को कल्याणकारी बनाना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को सही वातावरण देना है, ये सारे चीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए कि सरकार का दायित्व होगा कि सरकार को ऐसा करना है, लेकिन आपको जबरन नहीं करवाना है। सरकार को मर्जी होगा, सरकार की जितनी कैपेसिटी होगी उसके आधार पर करेंगे। आप न्यायालय ले जाकर के नहीं कह सकते हैं कि जहाँ हमको करवावे कीजिए, ऐसा हम राज्य के नीति निर्देशक मतलब हर हाल में कराना ही है। तो ये ध्यान रखिए, ये बात योग्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ बोला है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, तो ये आपका भाग 4, क्योंकि ये सरकार का अधिकार यहाँ पे दिया गया। चलिए अब हम 54 नंबर को समझते हैं। 54 नंबर क्या कहा है। 54 नंबर बोला संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं कि संविधान जिस समय बना उसको हम कहते हैं मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान। और मूल संविधान में आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, कर्तव्य की संख्या 0, उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 0। लेकिन जब हमारा संविधान जैसे जैसे, मतलब हमारा संविधान को जीवांत संविधान कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं वैसे वैसे संविधान में कुछ चेंजिंग आ रहे हैं। तो संविधान में जब चेंजिंग आ रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान जीवित संविधान है, क्योंकि जैसे आदमी बढ़ता है तो उसका चेंजिंग आता है, उसी तरीके से हमारे संविधान दिन पर चेंज होते हैं। तो जीवांत संविधान इसीलिए कहा गया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जब 1976 आया तो कुछ संविधान में चेंज किए गए, जोड़े गए, उसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और उस समय संविधान संशोधन नंबर 42वां था। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि कौन से नंबर
नंबर का था तो 42, तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कौन सा नंबर का था, 42 नंबर का था। लेकिन डेट पूछा जाए तो 1976 याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, नोट करके याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आइए समझते हैं हम अब अगले सवाल को। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल में क्या कहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हैं, मतलब 6 मौलिक कर्तव्य हैं। जिस मूल में तो 7 था लेकिन अभी 6 हैं। 6 में से मैंने बताया कि पहला जो हमारा है वो समानता का अधिकार है, और इसी समानता के अधिकार में आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। उसी में एक अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, अर्थात छुआछूत की बात की गई है। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब है कोई छुआछूत नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 17 है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान के कौन से मतलब मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लेता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 17, ठीक है। या कौन सा अधिकार हमको है, तो ये समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अब हम समझेंगे 56 नंबर को। 56 नंबर में क्या कहा है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। मतलब किस सभा का पदेन सभापति, मतलब पदेन सभापति का मतलब अध्यक्ष होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उस कौन सभा का तो मैं आपको बता दूं कि 2 सभा होते हैं देश में। अगर इंडिया की बात करें तो 2 सभा, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ये 2 सभा में से इस बड़का सभा, इसको हम उच्च सभा कहते हैं और इसको निम्न सभा कहते हैं। तो इसी बड़के सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखें। एक बात और पूछा जाता है कि उस सभापति का नाम बताइए जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। क्योंकि याद रखिएगा कि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, फिर भी उसका अध्यक्ष वो होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना कि राज्यसभा का सभापति का क्या नाम है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी हमारे उपसभापति कौन होंगे, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही हमारे उपसभा के पति होंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, उसका नाम आप कौन है, जगदीप सिंह धनखड़ है। कौन है, जगदीप सिंह धनखड़। और अभी राष्ट्रपति पर द्रौपदी मुर्मू है। तो इस बात को भी ध्यान रखें क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि मे भी बच्चा को यह भी टेस्ट ले लिया जाए कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि कॉमन सेंस आप में है भी या नहीं, एग्जाम दे रहे हैं तो इस दोनों को ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए आइए हम अभी समझ गए 56 को, 57 को समझते हैं। संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। अब हम इससे पहले ही आपको डिस्कशन में बता चुके हैं कि संसद में आते हैं 2 सभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये दोनों का अगर एक जगह बैठक होगा तो उसका नाम होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। तो ये दोनों को बुलाने का जो काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। याद रखिएगा, बुलाने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा का स्पीकर करेंगे। लोकसभा के स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं अध्यक्षता। लेकिन याद रखेंगे कि अगर बुलाता कौन है तो वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपको, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 57 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 58 नंबर में समझिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। ठीक है, ये बोला है कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ में संशोधन लाना है तो कहाँ पर विधेयक लाएंगे। केवल लोकसभा में बोला है, केवल राज्यसभा में बोला है, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए संशोधन लाना है तो या तो आप लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में, कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, संशोधन अगर लाना है तो दोनों तो संसद ही का भाग है, तो आप उच्च सदन या निम्न सदन कहीं भी ला सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए समझते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 58 तो समझा दिए ना, लोकसभा या राज्यसभा। 59 को समझेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति का मतलब होता है अध्यक्ष, कौन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा महिला की बात करें तो महिला जो है ना सुमित्रा महाजन जो है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति थी। अगर प्रतिभा पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल याद रखिएगा कि ये जो है राष्ट्रपति रही हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पर रही है। इस बात को ध्यान रखें। प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल के रूप में याद किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार होगा। एक मिनट, आंसर कब भी दिया, इसका आंसर मीरा कुमार होगा। सुमित्रा महाजन इसके बाद बने, सॉरी, इस बात को ध्यान रखें, मीरा कुमार होगा। ठीक है, मीरा कुमार ये महिला है, लेडीज जेंट्स नहीं है। जो मीरा कुमार देख के आप इसको मतलब अलग कर देंगे, ये महिला है। ठीक है, मीरा कुमार, और मीरा कुमार ही पहले बने थे। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, मीरा कुमार होगा, सुमित्रा महाजन इसके बाद बना। हाँ, भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। अच्छा, जब धन विधेयक आता है तो उसमें लोकसभा का मालिकाना हक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं कि धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा के स्पीकर जो है ना धन विधेयक को, और पूछा जा सकता है कि धन विधेयक जो है ना अनुच्छेद कौन से तहत जो है
पेश किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक पेश किए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक को जो है, याद रखिएगा, धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं, तो धन विधेयक पेश किए जाते हैं लोकसभा में। अगर लोकसभा में पेश किए गए, अगर लोकसभा पारित कर दिया तो क्या वो पारित हो जाएगा? तो 100% वो पारित हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन के भीतर जो है ना राज्यसभा को बोला जाता है कि आप पारित कर दीजिए, नहीं कीजिएगा अपने आप पारित हो जाएगा। ठीक है, इसमें लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतनी बात, आगे चलिए। अब हम आते हैं 61 नंबर पर, देख लेंगे वहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इतना पर क्लियर। चलिए, लोकसभा में संसाधित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए हैं? संघ शासित प्रदेश होगा, संघ शासित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए हैं? तो टोटल 20 जो है, आपको याद रखिएगा, 20 जो है ना संघ शासित प्रदेश से आते हैं, अब बाद बाकी सभी राज्य से आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा में अगर हम बात करें सीटों की संख्या, तो 543 है। ठीक है, 543 सीट हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 20 जो है ना, आपको 20 आते हैं संघ शासित से, और बाद बाकी जो घटा के बचेगा वो सब आएगा राज्य से। तो पूछा जा सकता है कि राज्य के कितने सीट है, संघ शासितों का कितना सीट है, तो संघ शासित का 20 है, तो बाद बाकी जो बच गया वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो नया संशोधन के हिसाब से अभी बदल गया है अभी, लेकिन ये अभी तो जो संविधान में लिखा हुआ था कि 552 जो है ना अधिकतम सीट हो सकते हैं, मतलब जो पहले क्लियर हुआ था कि 552 अधिकतम हो सकते हैं, अभी है कितने, तो 543। और उस बात को ध्यान रखना है, अगर 543 में से 20 वो आता है संघ शासित से, और बाद बाकी जो घटा के बचेगा 523, वो जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आएंगे, राज्य से आएंगे। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 62 को समझते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? तो सबसे पहले जैसे ही दल बदल आ जाए तो हम आपको सब्जेक्टिव में भी बताएं कि दल बदल होता क्या है। दल बदल का मतलब ये हुआ कि अगर आप कांग्रेस पार्टी से आपने लीड किया है, तो आप दूसरे दल के पास सरकार बनाने में चले जाइए, जैसे बीजेपी में चले गए, तो ये दल बदल हो गया। तो ऐसे पहले चलता था, तब 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 52वें संविधान संशोधन के तहत एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, यह शेड्यूल नंबर 10 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 से दल बदल, 10 से 10, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 10वें शेड्यूल में ये कहा गया कि भाई कोई अब दल बदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दल बदल करेंगे उनकी सदस्यता हो जाएगी रद्द। एक कंडीशन दिया गया कि दल बदल कब कर सकते हैं, जब मान लीजिए कि कोई अगर 3 गो सीट कोई पार्टी जीता है, कोई पार्टी अगर 3 सीट जीते हैं, तो अगर दो आदमी इसमें से जाना चाहते हैं किसी दूसरे दल में, तब आपका सदस्यता रद्द नहीं होगा, अन्यथा सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे 3, अगर कहीं 6 गो जीत लिए, तो 6 गो में से 4 गो जाना जरूरी होगा, दूसरे पार्टी में जाएगा तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, अन्यथा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये कंडीशन बना दिए गए, इसको हम कहते हैं दल बदल अधिनियम। क्या कहते हैं? हाँ, तो दल बदल अधिनियम जो है बोला कि कब किसके काल में पारित हुआ, तो 1925 में कौन रहे होंगे, तो राजीव गांधी थे। ठीक है, 1985 में, सॉरी 25 कहा गया, 1985 में जो है हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय राजीव गांधी हुआ करते थे, यही। ठीक है, इंदिरा गांधी के, हाँ इंदिरा गांधी के बेटा, इंदिरा गांधी थी कि राजीव गांधी थी? राजीव गांधी। हाँ, 85 में राजीव गांधी रहे होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ये होगा। ठीक है, ए वाला होगा। अब चलिए 64 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 63 होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अब हम आपको बता देते हैं, अभी लोकसभा और राज्यसभा दो सभा है। ठीक है, तो इसके सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और इसके सदस्य का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखना है कि 5 वर्ष किसके होते हैं, तो लोकसभा, और 6 वर्ष किसके होते हैं। अगर मान लीजिए ये लोकसभा में कोई सदस्य बनना होगा तो उसका आयु कितना कम से कम होना चाहिए, तो 25 वर्ष। अगर राज्यसभा में कोई बनना चाह रहा है तो 30 वर्ष कम से कम चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बात एक जगह नोट कर लीजिएगा, 5 वर्ष 25, 6 वर्ष 30, इस बात को ध्यान रखना है। जो 6 वर्ष रह रहा है वो 30 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, और जो 5 वर्ष रह रहा है वो 25 वर्ष का कम से कम होना चाहिए, मतलब लोकसभा के लिए। लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति, अगर ये दोनों में से कहा जाए तो 35 वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष का होना चाहिए दोनों, तब जाके कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति बनते हैं। और प्रधानमंत्री तो वही बनते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो या किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कम से कम तो लोकसभा के सदस्य अगर होंगे तो कम से कम 25 वर्ष के तो होने ही चाहिए ना, तभी जाके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने का एज जो है ना कम से कम कितना होना चाहिए, 25। न्यूनतम आयु उसको कहें, अगर अधिकतम आयु पूछ दिया जाए तो उसका लिमिटेशन नहीं है, बुढ़ा से बुढ़ा बन सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब अधिकतम कितना तक बन सकते हैं, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक जिएंगे तब तक बन सकते हैं, जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों ध्यान दे देना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में हम 25 बता दिया तो आप अधिकतम वहां पे पूछ दिया तो आप 25 लगा के आ गए, खुश हो गए, सर अभी तो बताए थे 25 वर्ष होगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि न्यूनतम और अधिकतम देख के मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या 64 होगा। 64 में देखिए, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति बोला है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं। तो ये जो होंगे आपको ध्यान रखिएगा,
किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को जरूरी नहीं है कि किसी भी सदन का सदस्य, प्रधानमंत्री का होता है कि भाई कोनो न कोनो सदन का होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कोई बाइंडेशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ना ही उपराष्ट्रपति के लिए बाइंडेशन है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी बताए हैं 543 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अगर अधिकतम पूछेगा तो 552, अधिकतम पूछेगा तो 500, लेकिन अभी है वर्तमान में कितने? 500, ठीक है। चलिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, तो लोकसभा का जो विघटन करते हैं वो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद करते हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 66 का सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गलत दिया हुआ है, सॉरी, राष्ट्रपति दिया हुआ। प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मतलब प्रधानमंत्री कहेंगे कि भाई विघटित कर दीजिए, विघटित कर देंगे। प्रधानमंत्री के सलाह से कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान। चलिए, 18वीं लोकसभा जो हुआ है 2024 में, कांग्रेस पार्टी के कितने सीट मिली थी ये पूछा है। तो 99 सीट जो है 2024 में, ठीक है, 24 में जो है 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिला। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बीजेपी को कितना मिला ये भी आप देख लेंगे सर्च करके, ठीक है। हम कंफर्म अभी नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, कंफर्मेशन कर लीजिएगा। हो सकता है मैं भी पूछ ले कि बीजेपी को कितना सीट मिला है, तो ये जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनको पता होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। 99 हालांकि इनको मिला है कांग्रेस का। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? मतलब अब हम आपको बता दें कि राज्य में 2 सदन होते हैं। राज्य में, राज्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राज्य के 2 सदन होते हैं, लेकिन सभी राज्य के नहीं है, ठीक है, सभी राज्य की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 सदन हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 सदन है। अब 6 में से तो सबसे पहले यूपी बिहार कह दीजिए, यूपी बिहार, ये तो दोनों जोरा जोरा है, 2 तो याद हो गया। अब है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 2 जोरा जोरा हो गया, 4 को। एक हो जाएगा आपका है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, ठीक है। और एक है आपका महाराष्ट्र होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं। झारखंड में नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, झारखंड में नहीं है, ठीक है। तो हम अभी बता दिए झारखंड, महाराष्ट्र, उसके बाद आपको यूपी बिहार और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। 6 की याद कर लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसमें द्विसदनीय है, तो 6 को याद रखेंगे तो बाद बाकी किसी में नहीं है। तो 6 को छोड़ करके जो भी होगा आप मार सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 को याद कर लीजिए। मैंने बोल दिया यूपी बिहार ये तो याद ही रहेगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र याद रख लीजिए एक जगह, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी कहीं द्विसदनीय नहीं, ठीक है। तो हम आप द्विसदनीय की बात कर ले तो हमारे यहाँ 2 सदन कौन कौन है? एक विधानसभा है, विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद। तो दो को सदन का नाम मैंने बता दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन उच्च है और कौन निम्न है। तो ये वाला परिषद जो है उच्च है और सभा वाला जो है निम्न है, क्योंकि ये लोगों का सभा है, लोगों का सभा निम्न सभा होता है, और लोग जहाँ पढ़े लिखे का सभा होगा वो उच्च सदन होगा। तो ये पढ़े लिखे के सभा, आगे समझ में। तो अब परिषद से पढ़े लिखे आप इससे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब उच्च और निम्न में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 243 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे 75 सीट है। सीटों की संख्या भी याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ बोला गया बिहार में राज्यसभा के कितने हैं, राज्यसभा के सीट कितने हैं, तो लोकसभा में तो हमको 543 पता है, लेकिन राज्यसभा में हमको याद रखना है 16। कितने सीट है? बिहार में खाली राज्यसभा का सीट कितने हैं? 16। तो ये डेटा है जो आपको एक जगह इकट्ठा याद करना है कि भाई विधानसभा में कितने हो गए, विधान परिषद में कितने हो गए, लोकसभा में कितने हो गए और राज्यसभा में कितने हो गए। तो ये तो पूरे देश का है, ये हमारे राज्य का है, राज्य में 16 है हमारे, ठीक है। टोटल की बात करें तो टोटल जो है ना आपको ध्यान रखना है कि टोटल 250 है राज्यसभा में, टोटल 250, लेकिन 250 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 250 नहीं है, 245 वर्तमान में है, 50 अधिकतम हो सकते हैं, 45 हैं, ठीक है। 245 हैं, 50 हो सकते हैं, उस जिस तरह से यहाँ 43 हैं, 52 हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते, क्या नंबर ऊपर बढ़ेंगे? 69 की। 69 होगा विधानसभा का सदस्य होने के लिए। अब बताइए विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष, जहां निम्न सदन होगा उसमें 25 वर्ष, जहां उच्च सदन है उसमें 30 वर्ष, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो बोला केंद्र का मंत्रिपरिषद जो होगा किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होंगे? सामूहिक रूप से जिम्मेवार लोकसभा के प्रति होंगे। लोकसभा के प्रति जो है ना सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से लोकसभा। चलिए अब आएगा आपका 71। चलिए, किस सदन में अध्यापक और स्नातकों के सीट आरक्षित किए गए हैं? मतलब आपको हम बोले सदन, जो सदन बोले तो 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो बोला है कि कौन में है स्नातकों के लिए, मतलब जो
ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए भी सीट है, और जो क्या कहते हैं टीचर हैं उनके लिए भी सीट है। कौन सदन में? तो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति। यहाँ पे 12 सीट, इसी में से स्नातक और टीचर जो हैं वो जाते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा होगा। कौन सा होगा? राज्यसभा कहाँ दिया है? ए में दिया। ठीक है। बोला है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो बोले ना राज्यसभा में अधिक से अधिक तो यहाँ दिया नहीं है, राज्यसभा न दे रहा है। अच्छा, राज्य की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा है। राज्य की अगर विधानसभा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 500, ठीक है। राज्य के लिए विधानसभा ज्यादा से ज्यादा 500, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिक से अधिक 250। राज्यसभा अलग है और राज्य का विधानसभा अलग है, इस बात को ध्यान रखें। राज्यसभा बोले तो केंद्र में संसद है, ठीक है। केंद्र में संसद के 2 सदन है ना, सदन, एक सदन निम्न एक उच्च, तो वो वाला है अलग है, इसमें 250 है। लेकिन अगर राज्य में कहे तो राज्य में आपको ध्यान रखिएगा कि अभी यूपी में 400 प्लस सीट है, तो 500 अधिक से अधिक हो सकता है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं तो 400 समथिंग जो है आपको यूपी में है। आपके बिहार में कितना है? 243। आपके बिहार में कितने हैं? 243। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। बोला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उनका न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर कर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो इसमें जो रिटायर करेंगे वो 65 वर्ष में करेंगे। कितने वर्ष में? 65, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन अगर यही उच्च न्यायालय कहता है तो 62 वर्ष, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर है, इस बात को ध्यान रखें। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? मतलब जो हाई कोर्ट है उसके न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। न्यायालय के जो क्या कहते हैं न्यायाधीश बनते हैं तो उसकी नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, और यही ट्रांसफर भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कि अभी वर्तमान में अमरावती को नया उच्च न्यायालय बना है, तो ये मिलाकर के टोटल जो है ना 25 उच्च न्यायालय। आपका उच्च न्यायालय जो है पटना में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका जो उच्च न्यायालय बना था 1916 में बना था, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय कब बना था? आइए देखिए, यहाँ पे बोला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो आ ही गया क्वेश्चन, मैंने बोला आ गया, ठीक है। तो ये देखिए उच्च न्यायालय जो है 1916 में बना था, मैंने बोल ही दिया था। अब क्योंकि ऐसे प्रश्न जब उच्च न्यायालय की बात आती है तो ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं बन जाती है, इसीलिए हम उसको पहले ही डिस्कस कर दे रहे हैं। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया था? मतलब प्लेटो कोई राजनीतिज्ञ थे या दर्शनविद थे जो अपने किताब में जो है ना लिखे हैं, तो वो राजनीति के बारे में लिखे हैं। तो प्लेटो ने राजनीति के बारे में लिखा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने राजनीति के बारे में लिखा, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ थे। और बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ये भी पूछ दिया, देखिए ये भी पूछ दिया, पटना में है। तो कॉमन सेंस की बात है, कभी कभी बच्चा जो नहीं पढ़े, कम पढ़ते लिखते हैं, तो उनको ये भी कभी कभी ध्यान नहीं आ रही, वो दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली भी लगा देते हैं। हाँ नहीं, जैसे में हम किसी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन एक बात करें, कॉमन सेंस की बात है कि आपके बिहार जो पटना उच्च न्यायालय है वो आपका बिहार का उच्च न्यायालय, इस बात को ध्यान। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय होंगे, सर्वोच्च नाम ही है तो सर्वोच्च न्यायालय होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च, बढ़ा ले ऊपर, दिख रहा है, दिखना एक बार, चलिए क्या नंबर होगा? 80 होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के लेकर कितने न्यायाधीश हैं? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 33 है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या 33। 80 में 1 मिनट। टोटल उच्च न्यायालय की संख्या यहाँ तो 35 दे रहा है। स्टॉप करो, क्या हुआ? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो आंसर दिया है इसमें 35 दिया है, जो कि है नहीं। ऐसा तो मैं पूरा डिफिनिट के साथ कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं है, ठीक है। ये आंसर को आप अगर आपके गेस्ट पेपर में दिया है तो उसको काट करके 33 बना लेंगे, ठीक है। 33 टोटल न्यायाधीशों की संख्या है, इस बात को यहाँ बोला है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को लेकर कितने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के जो है ना, मेरे ख्याल से 33 + 1 होना चाहिए, लेकिन गूगल पे आप एक बार देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक बार कंफर्म करके आपको बता देंगे, अभी हम इसमें स्पष्ट नहीं कर, हमारे ख्याल से 33 + 1 में होना चाहिए, अगर नहीं तो 32 + 1 होगा, ठीक है। हम तो हमारे ख्याल से ये होना चाहिए कंस्ट्रक्शन कि 33 गो अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर 35 दे रहा है, जो कि कतई सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको हम अभी नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं भी यहाँ बोला कि दोनों को मिला करके तो 34 होना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला करके 34 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर डाउट है, तो इसको हम अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी हम उसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकारिता किसके पास है? तो कितने न्यायाधीश होंगे ऐसा अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, इसका अधिकार जो है 81 में, इसमें भी हमको लग रहा है कि यहाँ गलती दे रखा है, ये प्रधानमंत्री के पास अधिकार नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का राइट जो है आपको संसद के पास होना चाहिए,
ठीक है, सांसद के पास होना चाहिए था। इसीलिए इस बात को भी आप सर्च करके देख लेंगे एक बार, मेरे ख्याल से सांसद होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आंसर राइट नहीं दिया हुआ। आगे चलिए 82 नंबर सवाल को समझते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? अभी हम आपको बताए हैं कि रीट जारी करने का अधिकार जो है 32 के तहत होता है और 226 के तहत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको ध्यान रखिएगा 32 के तहत। तो ये दोनों बातें आपको एक जगह याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा कि कौन सा आंसर। चलिए आगे 83 को समझ लीजिए। भारत सरकार राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार जो होंगे वो देश जो होंगे वो महान्यावादी होंगे। ठीक है, महान्यावादी ही कानूनी सलाहकार होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात नहीं करें, सुने अच्छे से ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार देने वाला का नाम आपसे पूछा है, तो इसमें जो है ध्यान रखिए, ये देने वाला है बेंथम। हाँ, बेंथम ने ही दिया था कानून के शासन का विचार। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो न्यायाधीश को अभी बोले हैं संसद के पास ये राइट होता है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना घटाना है तो ये संसद के पास राइट है। ठीक है, कि वो बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में हाँ अगर नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति के पास राइट है, ट्रांसफर करना है तो राष्ट्रपति के पास राइट है, लेकिन अगर बढ़ाना घटाना है तो वहां पे जब तक सांसद नहीं चाहेगा तब तक बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि संशोधन करना पड़ता है उसमें, तभी जाकर के होता है। तो राइट तो संसद के पास होगा। ठीक है, और सांसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहले था लेकिन अभी एक भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये राइट आंसर होना चाहिए, एक भी नहीं है, क्योंकि पहले था अब नहीं है। ठीक है, पहले 2 सीट को आरक्षित किया गया था, लेकिन इसको काट करके इस साल जो संशोधन करके बता दिया कि भैया एंग्लो इंडियन के लिए अब कोई सीट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हट गया। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? मतलब कौन से भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था है? तो अनुच्छेद भाग नंबर 15 कौन होगा? एबीडाईसी एक बार सर्च कर लीजिएगा, तो एबीडाईसी को लगा लीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि हम मिस कर गए हो, तो ये बेंथम नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, इसमें आंसर बेंथम दिया था तो हमको लगा कि वही होगा, लेकिन ये यहाँ पे आंसर एबीडाईसी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये क्लियरली है कि सांसद होगा। क्लियर, और उसके बाद मैं यहाँ बताया हूँ कि एक भी नहीं होगा, ये भी सही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और भाग 15 में आपका चुनाव आयोग का वर्णन है। 15 नंबर ये है, 15 नंबर याद रखिएगा। चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ है? 15 भाग 15 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी कुछ भाग दिए गए हैं, देख लेते हैं। ये भाग आपका, ये तो बहुत ही भाग है ही नहीं, गलत दिया हुआ। भारत आगे बढ़ा लेते हैं 88 नंबर। भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो मैं इससे पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि सबसे पहले जब स्थापना हुआ था 1950 में, तो 1950 में जब स्थापना हुआ था उस समय एक सदस्यीय हुआ करता था, मतलब एक सदस्य वाला हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके 3 सदस्य वाला कर दिया गया, फिर आगे चल करके 1 सदस्य वाला कर दिया गया। अभी वर्तमान में 3 सदस्य वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। पावर किसके पास ज्यादा होगा? तो जिसके पास 2 आदमी एक साथ होंगे वहां पावर ज्यादा होंगे। यहाँ राइट आंसर सी होगा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सांसद। सांसद के पास होना चाहिए राइट। ठीक है, सांसद ही चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि महाभियोग मतलब इन पर भी मतलब महाभियोग राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग लगाए जाते हैं उस तरह से लगा करके हटाए जाते हैं, डायरेक्ट कोई हटा नहीं सकता। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करेंगे, निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग करते हैं। आइए हम समझते हैं अब 91 से, पर देख लीजिएगा वहाँ पे क्या कंडीशन। क्लियर, इधर से मत लेकर मोबाइल आपका जूम कम कीजिए ना सर, इतना पर दिख रहा है। चलिए, भारत में नागरिक प्रशासन किस वायसराय का देन है? तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इस बार नागरिक प्रशासन कहिए या स्थानीय स्वशासन के जनक कहिए तो लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को याद कर लीजिए, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में और नागरिक प्रशासन के। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 40, लेकिन भाग पूछेगा तो 9, इस बात को ध्यान रखेंगे कि पंचायत का वर्णन जो है भाग 9 में है। ठीक है, 9 आपका 9 भाग 9 जो है एक क है और एक ख भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क में शहर पंचायत है, शहरी पंचायत है,
और ख में जो है ना सहकारिता है। सहकारिता जो पैक्स वाला बात जो है यहीं पे है, पहले पैक्स वाला संवैधानिक नहीं था, अब संवैधानिक कर दिया गया है। तो ये सहकारिता जो है ना 9 के ख में है। इस बात हो सकता है कि पूछा जा सके तो ये ध्यान रखिएगा, क ख को भी और 9 को भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद पूछा है तो 40 नंबर होगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को 24 मतलब 73वां संविधान संशोधन के जो पंचायत लागू करने की बात कही गई है तो 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए तब से हम पंचायती दिवस उस दिन को मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इस बात को ध्यान, दोनों बात नोट कर लेंगे आप। यहाँ देखिए बोला है कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूती आधार मिला। तो मैं अभी बोला हूँ कि 73वां और 74वां हो जाएगा। 73वां बोले तो ग्राम पंचायत और 74वां बोले तो शहर पंचायत, शहर पंचायत। तो दोनों का पंचायतें हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा? 73वां और 74वां। ये दोनों ही आपको ध्यान रखिएगा कि एक ही मतलब वर्ष के 92-93 के आउन में हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। तो 66 में ताशकंद समझौता हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बात को ध्यान रखेंगे एक शिमला समझौता भी पूछा जाता है 1972 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है। उल्फा किस देश का आतंकवादी है? तो उल्फा आपको ध्यान रखना है कि भारत का ही आतंकवादी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। मैं आपको बता चुका हूं 6 के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। तो आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से देखें और याद भी कर लिए होंगे और इसको 2-3 बार देख करके क्लियर जिद्दू को बुक पढ़े महंगे क्वेश्चन आए।